जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हमने नेटवर्क के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, साथ में वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन तक देखा। साथ ही साथ में नेटवर्क की टोपोलॉजी का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बर्स्ट टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, इन पे सविस्तृत रूप से कंप्लीटली अध्ययन किया और सबके लाभ और हानियां यानी कि फायदे और नुकसान देखे। देखिए, नेटवर्क क्या था? जब दो डिवाइसेस को आपस में संचार माध्यम से जोड़ दिया जाए तो वो नेटवर्क बन जाएगा। अब वो आपस में एक दूसरे को संचार कर सकती हैं, यही चीज नेटवर्क कहलाती है। अब आवश्यकता महसूस हुई जब कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, संचार तंत्र का आविष्कार हो चुका था, तब आवश्यकता महसूस हुई कि संचार तंत्र के आविष्कार हो जाने के कारण हमें मल्टीपल डिवाइस को जोड़ करके एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कर देना चाहिए और कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए, वैश्विक स्तर का नेटवर्क बनाना चाहिए। तो उसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि चार अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर को आपस में अटैच कर दिया, ताकि वो चारों यूनिवर्सिटी आपस में एक दूसरे से बात कर सके। किससे? संचार तंत्र से। तो चार अलग अलग यूनिवर्सिटी उठाई गई और उन अलग अलग यूनिवर्सिटी के सभी कंप्यूटर को आपस में लिंक करके एक दूसरे से जोड़ दिया गया। अब ये हो गया कि चारों की चारों अलग अलग यूनिवर्सिटी आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर सकती हैं। धीरे धीरे अब ये एक नेटवर्क तैयार हो गया। तो धीरे धीरे बहुत सारे अलग यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर्स को और अलग अलग इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर्स को उनके साथ ही संचार लिंक से जोड़ दिया गया और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते आगे चल के दुनिया का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सिस्टम का नेटवर्क तैयार हो गया, जहां पर दुनिया के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस यानी कि जो जो भी डिवाइस संचार कर सकती हैं, चाहे कंप्यूटर की बात करिए, चाहे मोबाइल की बात करिए, चाहे आजकल यूज होने वाली सभी ऐसी वस्तुएं जो इंटरनेट के इस्तेमाल से चलती हैं, वो सभी एक नेटवर्क से जुड़ गई। सभी एक नेटवर्क से जुड़ गई और चूंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया गया, इसलिए इसे इंटरनेट के नाम से जाना गया। ठीक है। तो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट वास्तविकता में है क्या? इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटर्स का सुपर नेटवर्क है। क्या है? दुनिया भर के बहुत सारे कंप्यूटर्स का सुपर नेटवर्क। एक नेटवर्क नहीं, एक छोटा सा नेटवर्क नहीं, बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क मिलकर दुनिया का पूरा एक नेटवर्क सिस्टम बना दिया है। मतलब दुनिया के लगभग लगभग सभी डिवाइसेस को जो इसमें इंटरनेट चलता है वो उस नेटवर्क से जुड़ी होती है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, ये वर्ल्ड मैप। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे इंडिया के दिल्ली में रखा कंप्यूटर अरब कंट्रीज के कंप्यूटर और मोबाइल से कनेक्टेड है। इन द सेम वे साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज के मोबाइल से कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड है और हम उनको मैसेज और डेटा भी सेंड शेयर कर सकते हैं। मतलब सारी दुनिया के कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे को जब मैसेज करते हैं, वो जिस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट के इस्तेमाल के बिना क्या आप कभी भी अपने यूएसए में रहने वाले फ्रेंड को मैसेज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। आपको नेटवर्क चाहिए होगा, कैसा? इंटरनेट वाला, जिससे कि आप दुनिया के आपका कंप्यूटर यूएसए में रहने वाले आपके दोस्त के कंप्यूटर से जुड़ जाएगा और आप इंडिया में रहते हुए यूएसए में रहने वाले किसी व्यक्ति को मैसेज भेज पाओगे और रिसीव कर पाओगे, इवन एक फाइल भेज पाओगे और रिसीव कर पाओगे। तो ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिसे कि इंटरनेट कहा गया। क्या कहा गया? इंटरनेट कहा गया। क्या खासियत है इसकी? इसके जरिए दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हैं, अतः इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जा सकता है। इंटरनेट की यात्रा अगर शुरुआत की जाए तो स्टार्ट हुआ विंड सर्फ और बॉब कॉर्न के द्वारा। शुरुआत, अब देखिए, शुरुआत ऐसे नहीं होती कि एक नेटवर्क सीधे पूरे विश्व में फैला दिया जाएगा, नहीं। पहले क्या किया जाएगा? छोटे से दो या चार अलग अलग ऑफिस के कंप्यूटर को या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा, फिर उनसे धीरे धीरे और सारे कंप्यूटर सिस्टम और डिवाइसेस को जोड़ा जाएगा और धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते ये नेटवर्क बहुत बड़ा विस्तृत नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है। अब इंटरनेट के इतिहास की बात कर लेते हैं। हालांकि इतिहास से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इतिहास में घटित घटनाओं से सवाल आ जाता है। ठीक है। इतिहास में डेट नहीं पूछता है कि कब इसका आविष्कार हुआ, ये सवाल अब प्रीलिम्स में नहीं आता है, जनरली नहीं आता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आता क्या है? आता है कि उस टाइम पे जो घटना घटी थी उस घटना के बारे में पूछ लेगा। जैसे ध्यान से देखिए, 1969 में सबसे पहले अमेरिका की रक्षा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी आरपा, जो अमेरिका में रक्षा के लिए काम करती थी, उसने क्या किया? ने चार विश्वविद्यालयों को एक नेटवर्क के साथ जोड़कर आगे चलकर इसे इंटरनेट के रूप में विकसित किया।
मतलब पहले क्या किया, 4 विश्वविद्यालयों को जोड़ दिया गया आपस में, यानी कि 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क सिस्टम से जोड़ दिया गया। नेटवर्क क्या था, संचार तंत्र। वो एक दूसरे को संचार करने लगे। धीरे धीरे उस संचार तंत्र को और विस्तृत किया गया और वो विस्तृत होकर पूरी दुनिया में फैल गया। वहीं 1972 में हमने इंटरनेट की एक नई सर्विस, ईमेल सर्विस की शुरुआत की और उसका इस्तेमाल करने लगे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, और इसे हम विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे, ईमेल सर्विस को भी। आगे बात करते हैं, 1973 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया। देखिए, हमने क्या किया, हमने एक संचार तंत्र तो बना लिया। अब कंप्यूटर सिस्टम आपस में एक दूसरे से संचार कर सकते हैं, उनको जोड़ दिया गया। लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम कुछ नियम निर्धारित करते हैं कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तक जाता है। वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो रूल्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं बोल दूं कि जिस कंप्यूटर को मैं मैसेज भेजूंगा केवल उसी कंप्यूटर पे पहुंचना, तो इस रूल को, उस मैसेज को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सभी सिस्टम में पहुंच जाएगा, जितने भी उस नेटवर्क से जुड़े हुए 4 6 10 कंप्यूटर होंगे सबके पास पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। जिसको मैं भेजूंगा उसी के पास पहुंचे और सिक्योर्ड वे में पहुंचे, सुरक्षित वे में पहुंचे। इसके लिए जरूरत थी किसकी, इसके लिए जरूरत थी इंटरनेट प्रोटोकॉल की या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, यानी कि इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता थी। उन रूल्स का हमने सॉफ्टवेयर बनाया और उसको इंस्टॉल कर दिया और उसको क्या कर दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया कि उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही संचार होगा उस पूरे कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में। उन रूल्स को फॉलो किए बिना संचार नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ, हमने 1973 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिजाइन किया। इसके बारे में हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अभी केवल इतिहास की बात कर रहा हूं कि हमने कब क्या किया। 1983 में आरपानेट ने मिलिट्री वाला भाग को मिलनेट, यानी कि इंटरनेट में जो मिलिट्री वाला पार्ट है उसको मिलिट्री को हस्तांतरित कर दिया। मतलब बनाया तो आरपा ने था, लेकिन अब इस प्रकार के संचार तंत्र का मिलिट्री भी इस्तेमाल करने लगी और यूएसए की मिलिट्री ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया इसे। तो जब इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल यूएसए की मिलिट्री करने लगी थी, तो उन्होंने एक काम किया कि मिलिट्री के लिए एक अलग पार्ट ही निकाल दिया कि ये पार्ट इंटरनेट का केवल मिलिट्री इस्तेमाल करेगी और दुनिया का कोई भी दूसरा सदस्य इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मिलिट्री को हमेशा डेटा की सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये हुआ 1983 में। 1988 की बात करें तो फिनलैंड में जोरोक्को ओसिरनेन ने इंटरनेट चैटिंग का आविष्कार किया। जो आजकल आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अलग अलग जगह पर चैटिंग सर्वर का इस्तेमाल करते हैं या आपस में चैट कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, केवल इंटरनेट का इस्तेमाल करके मैसेज भेज पाते हैं, वही चीज फिनलैंड में 1988 में एक वैज्ञानिक ने आविष्कृत किया और उसके बाद वो विकसित होकर फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप में इत्यादि में चेंज हो पाई। आगे बात करते हैं, 1989 में टिम बर्नर ली, इन्होंने इंटरनेट पर सूचना आदान प्रदान करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जो आप आजकल वेबसाइट चलाते हो ना, इस वेबसाइट को बनाना कैसे है और चलाना कैसे है, ये सिखाया था 1989 में टिम बर्नर ली ने। ठीक है। और 1991 में यूएसए की मिन्सो यूनिवर्सिटी ने गोफर विकसित किया था। गोफर बेसिकली सर्चिंग का काम करता है। जैसे कि आप आजकल क्या करते हो, क्रोम में कोई चीज सर्च करनी होती है, क्रोम खोलते हो, डायरेक्टली सर्च बार पे सर्च करके इंटरनेट इंटर मार देते हो, सर्च हो जाता है। गोफर उस टाइम पे सबसे पहला एक तरह से मान लीजिए कि वेब ब्राउजर बना था, या बेसिकली ब्राउजर नहीं, एक सर्चिंग प्रोटोकॉल बना था जो कि आपको सर्च करने के लिए आपकी मदद करेगा। मतलब देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है, सॉरी इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और हर एक इंफॉर्मेशन तक डायरेक्टली पहुंचना मुश्किल होता है। मतलब ये मान लीजिए कि करीब 10 करोड़ फाइलें हैं। अब 10 करोड़ फाइल में कोई एक फाइल आपको चाहिए, तो उस फाइल को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम करता था, जो प्रोटोकॉल काम करता था, वो गोफर था। सबसे पहला बनाया गया। अब तो क्रोम वगैरह आ गए हैं, बहुत अच्छे से काम करने लगे हैं, लेकिन तब की स्थिति में ये थी। इसके साथ साथ में सुपर कंप्यूटिंग का आविष्कार हुआ और उसके साथ इंटरनेट सर्विस का भी आविष्कार हुआ और 1995 में ई कॉमर्स सेवा की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब इंटरनेट का हम इस्तेमाल करके अब हम व्यापार भी करने लगे थे। इसका इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम व्यापार करने लगे। तो ये घटनाएं बेसिकली इंटरनेट के इतिहास को लेकर के हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये घटनाएं बेसिकली इंटरनेट के इतिहास को लेकर के हैं और इन्हीं घटनाओं पे हम विस्तृत तरीके से छोटे छोटे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट में हमने क्या पढ़ा कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है।
उसकी हिस्ट्री पढ़ी कि कैसे वो क्रिएट किया गया, पहले की 4 यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया, फिर धीरे धीरे ऐड होकर विस्तृत होने लगा। आगे चल के मिलिट्री वाले पार्ट को हटा दिया गया और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ, चैटिंग का आविष्कार हुआ, ईमेल सर्विस का आविष्कार हुआ। ये सारी चीजें धीरे धीरे विस्तृत तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेट की कार्य पद्धति। देखिए, इंटरनेट कैसे काम करता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, तब तक उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो काम कैसे करता है ये समझना आपके लिए जरूरी है। जनरली आप क्या करते हो, आप अपना कंप्यूटर उठाओगे, अपना मोबाइल उठाओगे, जैसे कि आईपैड है, मैं आईपैड उठाऊंगा और जस्ट अ मिनट, मैं क्या करूंगा, मैं आईपैड उठाऊंगा और आईपैड उठाने के बाद फिर आगे की प्रोसेस में क्या करूंगा, आगे चुपचाप अपना सफारी ब्राउजर खोलूंगा और उसमें चीजें सर्च करूंगा और हमें जो डेटा चाहिए होगा वो मिल जाएगा। जनरली लोग यही करते हैं ना। मतलब अगर आप क्लाइंट हो, आप जो इंटरनेट के यूजर हो वो क्लाइंट हो, आप अपने कंप्यूटर में वेबसाइट खोलते हो और वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हो, ठीक है ना, किससे, इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करके। लेकिन एक्चुअली में ये पूरी की पूरी इंटरनेट से आने वाली वेबसाइट जो है वो आपके पास तक पहुंचती कैसे है? या अगर मैं पूछूं कि आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो इंटरनेट का इस्तेमाल करके, तो वो फाइल आपके कंप्यूटर तक आती कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। या सिंपल सी बात है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके मैसेज भेजते और रिसीव कैसे करते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप ये काम करते हैं, आप रोज करते हैं, आप जानते हैं कि ये कर सकते हैं आप, लेकिन कैसे, क्या प्रक्रिया फॉलो होती है, यही समझने के लिए हम समझते हैं कि इंटरनेट की कार्य पद्धति क्या है। तो पहले इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज को देखने पर पहला क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्लाइंट फर्स्ट, देन क्लाइंट सेकंड, क्लाइंट थर्ड, बीच में एक राउटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक राउटर लगा हुआ है। और ये इंटरनेट, पूरा का पूरा इंटरनेट का जाल है जो दुनिया का इंटरनेट का जाल है, और यहाँ पर दो अलग अलग सर्वर बने हुए हैं। अब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं जैसे एमपीपीएससी की, तो मान लीजिए कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी की तैयारी करने में आप अपनी ही एमपीपीएससी की वेबसाइट को खोल रहे हैं, वेबसाइट को खोल रहे हैं, और उसमें आप जैसे इस टाइम पे, अगर मैं करंट की बात करूं तो इंटरनेट में एमपीपीएससी का फॉर्म भी आया हुआ है। एमपीपीएससी का जो फॉर्म आया हुआ है, उस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमपीपीएससी की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। अब वेबसाइट खोलने के लिए क्या करते हो, आप अपने कंप्यूटर में वेबसाइट को ओपन करते हो। मान लेते हैं कि एमपीपीएससी की वेबसाइट ये रही, ये मान लेते हैं हम कि ये रही एमपीपीएससी की वेबसाइट। मतलब ये समझ लो कि एमपीपीएससी का अपना कंप्यूटर सिस्टम ये रहा, सर्वर जिसे कहते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको वेबसाइट की। अब होगा क्या, अब होगा, ध्यान से समझिएगा, अब होगा क्या कि आप अपने राउटर को बताओगे कि मुझे एमपीपीएससी की वेबसाइट खोलनी है। जस्ट अ मिनट, आप अपने क्या करोगे, राउटर को बताओगे कि आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट खोलनी है। मतलब आप जैसे वेब ब्राउजर पे टाइप किया है एमपीपीएससी और एंटर मारे, आपके राउटर के पास मैसेज पहुंच गया। अब राउटर क्या करेगा, राउटर उसको कनेक्ट करेगा इंटरनेट से, क्योंकि राउटर के बिना इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है, आप खुद भी जानते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद फिर इंटरनेट से मैसेज पहुंचेगा एमपीपीएससी के पास, और एमपीपीएससी का सर्वर ये सुनेगा कि कोई एक कंप्यूटर है जो मुझसे मेरी वेबसाइट की मांग कर रहा है। वो मांग कर रहा है कि मेरी वेबसाइट उसके पास पहुंच जाए या उसके ब्राउजर में खुल जाए। तो होगा क्या, ये कंप्यूटर अपने यहां से वेबसाइट को इंटरनेट पे भेजेगा और इंटरनेट से वेबसाइट राउटर के पास जाएगी और राउटर से होते हुए इस कंप्यूटर के पास पहुंचेगी, फिर कंप्यूटर के ब्राउजर पे खुल जाएगी। इससे पहले ऐसा नहीं होगा। तो कंप्यूटर के ब्राउजर पर खुलने के लिए आवश्यकता है कि मैसेज को आप पहले अपने राउटर पे, राउटर से इंटरनेट पे, इंटरनेट से होते हुए कहां पे, एमपीपीएससी के सर्वर पे। अब देखिए यहां पे इंटरनेट क्या काम कर रहा है, इंटरनेट बस आपके कंप्यूटर के राउटर को एमपीपीएससी के कंप्यूटर के राउटर से जोड़ने में मदद कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। एक रास्ता दे रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, एक संचार का सिस्टम सेटअप कर रहा है, बाकी और कोई सर्विस नहीं। तो आपका मैसेज पहुंचा आपके राउटर के पास, राउटर से होते हुए आपका मैसेज आपके राउटर के पास, राउटर से होते हुए इंटरनेट के पास, और इंटरनेट से होते हुए एमपीपीएससी सर्वर, और रिटर्न होके वापस फिर इंटरनेट, राउटर और आपके कंप्यूटर में पहुंचा, तब जाके आपके कंप्यूटर में वेबसाइट खुल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपको सॉन्ग कोई डाउनलोड करना है, क्या करना है, कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो मान लीजिए कि सॉन्ग वाली वेबसाइट ये रही, इसका सर्वर ये है, और आप क्लाइंट 2 हैं। क्लाइंट कौन है, 2 है। अब क्लाइंट 2 रहते हुए आप चाहते हैं कि आप इस सर्वर से गाने को, लास्ट सेकंड सर्वर से गाने को अपने पास पहुंचाएं। तो वो गाना एक्चुअली में इस सर्वर के पास, यानी कि दूसरे कंप्यूटर के पास, जो दूसरा सर्वर है उसके पास पड़ा होगा, और आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप पहले
अपने कंप्यूटर से राउटर को मैसेज भेजोगे, राउटर इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसको इस सर्वर के पास पहुंचा देगा। सर्वर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी वो समझ जाएगा कि एक कंप्यूटर है जो क्लाइंट 2 नाम से है और वो हमसे क्या चाह रहा है, हमसे म्यूजिक की ये वाली फाइल चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, इस फाइल को इंटरनेट पर भेज देगा, इंटरनेट से होते हुए रास्ते से राउटर के पास पहुंचेगी और राउटर ही उसे, जस्ट अ मिनट, ये राउटर के पास पहुंचेगी और राउटर ही उसे फाइनली किसके पास पहुंचा देगा, उस कंप्यूटर के पास जिसने की उस फाइल को डाउनलोड करने की मांग की है। तो अगर कंप्लीट प्रोसेस में देखें तो इंटरनेट वर्क कैसे कर रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट डाल रहा है जो इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रही है सर्वर के पास, और सर्वर उसको क्या कर रहा है, उस सर्वर सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट जो सर्विस चाहता है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट पहुंची राउटर के माध्यम से इंटरनेट पे, इंटरनेट से सर्वर के पास, सर्वर से इंटरनेट के पास अगेन, और इंटरनेट के माध्यम से फिर से राउटर से होते हुए आपके कंप्यूटर पर यानी कि क्लाइंट के पास वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच गई जो इंटरनेट की मदद से वो चाहता है और जो उसके पास वो पहुंचाना चाहता है या पहुंचनी चाहती है। तो ये तरीका हो गया इंटरनेट की कार्य पद्धति का कि इंटरनेट काम कैसे करती है। अर्थात अगर हम ध्यान से परिभाषा को पढ़ें तो दुनिया के अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार माध्यम से जुड़ करके इंटरनेट का निर्माण करते हैं, और इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, और वो मॉडल ये रहा। ठीक है। और सर्वर में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्लाइंट में क्यों पढ़ा रहा हूं, सर्वर से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस प्रकार के सर्वर होते हैं, 2020 के प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए सर्वर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच काम कैसे होता है ये जानना और समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये हो गई इंटरनेट की कार्य पद्धति। तो हमने दो बातें पढ़ ली कि इंटरनेट है क्या, दूसरा इंटरनेट काम कैसे करता है। आगे बात करते हैं अगले पार्ट की। चित्रानुसार क्लाइंट 1 में क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3 यूजर एंड है जो यूज करने वाले हैं, और सर्वर 1 सर्वर 2 क्लाइंट की आवश्यकता अनुसार सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहां एक सर्वर एमपीपीएससी का था, दूसरा सर्वर किसका था, जहां एक सर्वर एमपीपीएससी का था, वहीं अगर आप दूसरे सर्वर की बात करें तो दूसरा सर्वर था सॉन्ग्स का सर्वर। जैसे मान लीजिए कि जियो सावन हो, वो आपके पास सॉन्ग सुनवा रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण के लिए रास्ता प्रदान करने वाला नेटवर्क एक ही नेटवर्क है जिसे इंटरनेट कहते हैं। अतः इंटरनेट डाटा संप्रेषण की सर्विस प्रदान करता है जो एक नेटवर्क का कार्य है। मतलब इंटरनेट कुछ खास नहीं, एक नेटवर्क है, बस बहुत बड़ा नेटवर्क। ठीक है। और नेटवर्क हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, तो यहां से इंटरनेट की कार्य पद्धति समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं अगला पार्ट, इंटरनेट नेट में प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल। मैंने कहा था कि प्रोटोकॉल का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था, प्रोटोकॉल का आविष्कार हुआ था डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यानी इंटरनेट में अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो कुछ रूल्स को आपके कंप्यूटर को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अलग अलग कंप्यूटर होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनकी क्वालिटी, काम करने की पद्धति अलग अलग होती है। सब कंप्यूटरों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर होते हैं, लेकिन जो इंटरनेट सर्विस है वो हमेशा एक ही होती है, और वो एक ही नियम कानूनों पर काम करती है। और उन नियम कानूनों को जब सबसे पहले बनाया गया, या उन रूल्स को जब सबसे पहले बनाया गया, उस रूल्स को हमने क्या कहा, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल, यानी कि उन्हें हम रूल्स के पूरे सेट को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, इंटरनेट की, इंटरनेट में प्रोटोकॉल की, तो नियमों का वह समूह, ध्यान से पढ़िएगा, नियमों का वह समूह जो इंटरनेट में सूचना संप्रेषण के समय पालन किया जाता है। नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स which must be follow at the time of communication with the help of internet। मतलब इंटरनेट के हेल्प से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो जिन रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है। यदि दो कंप्यूटर के मध्य सूचना संप्रेषण किया जाना हो तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों समान नियमों का पालन करें, इसीलिए प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि दोनों कंप्यूटर एक ही प्रकार के प्लेटफॉर्म में एक ही तरह से वर्क कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कैसे बनाएंगे, तो अब हम पॉसिबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, हम पॉसिबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम पॉसिबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उन दोनों कंप्यूटर को बोल दे रहे हैं कि आप एक ही रूल को फॉलो करोगे, और आप सेम रूल पर दोनों कंप्यूटर एक दूसरे को मैसेज भेजोगे, और वही रूल क्या था, उसी रूल को कहा गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट में प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। जस्ट अ मिनट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना इसके इंटरनेट चलता ही नहीं है। मतलब अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है।
उनमें से सबसे पहला है टीसीपी आईपी मॉडल, जिसे 1960 के दशक में रक्षा विभाग डीओई के द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया था। यह मानक प्रोटोकॉल पर आधारित है, मतलब यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से ही इंटरनेट चलता है। क्या होता है टीसीपी आईपी, कैसे वर्क करता है, इस पे हम सविस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, टीसीपी की बात करें तो पहले फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन, जो आप मैसेज भेजना चाहते हो या जो आप फाइल भेजना चाहते हो संचार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वो कैसे जाएगा, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये काम करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ध्यान से देखिएगा इसकी वर्किंग कैसी होती है। यह प्रोटोकॉल भरोसेमंद और त्रुटि रहित संचार सुविधा प्रदान करता है। यह प्रोटोकॉल भेजी गई सूचना को पैकेट्स में तोड़ता है। क्या करता है? पहले उसे पैकेट्स में तोड़ता है और उसके बाद और छोटे छोटे बंडल के रूप में सूचना को लक्षित कंप्यूटर तक भेजता है। पहले उसे पैकेट्स में तोड़ेगा और छोटे छोटे बंडल बनाकर उस सूचना को भेज देगा। क्यों? ध्यान से देखिए, ये रही इसकी वर्किंग। अगर इस वर्किंग मॉडल को हम ध्यान से जूम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए कि आपको एक मैसेज भेजना है कि वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड आवर स्किल्स, मतलब हमें हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ये कंप्यूटर, ध्यान से देखिएगा, ये कंप्यूटर, ये वाला यानी लेफ्ट वाला राइट वाले कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है। अब इसे भेजना है मैसेज, तो वो क्या करेगा? मैसेज को लिखेगा। आप जनरली क्या करोगे? लिखोगे, राइट करोगे और एंटर मार के सेंड कर दोगे। लेकिन होता क्या है, उसके जाने के बाद प्रोसेस क्या होती है रास्ते में? जैसे ये मैसेज आपके कंप्यूटर से निकला, इस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाएगा। छोटे छोटे पार्ट में क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा, अलग अलग पैकेट्स में तोड़ दिया जाएगा। क्यों? ताकि मैसेज को भेजने के लिए छोटे छोटे पार्ट में भेजना आसान होता है, बड़े से मैसेज को एक साथ भेजना थोड़ा मुश्किल होता है या एक तरह से पॉसिबल नहीं होता है। तो उसे छोटे से छोटे पैकेट में तोड़ते हैं। ठीक है, अब वो पैकेट्स को तोड़ दिया गया और उन पैकेट्स को तोड़ करके उनको अरेंज कर दिया गया। ऐसा नहीं कि पैकेट्स को तोड़ के किसी भी ऑर्डर में सेट कर दिया गया, नहीं, उनको बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में सेट किया गया। जिस ऑर्डर में मैसेज है वैसे, जैसे कि वी को तोड़ के अलग पैकेट बना दिया, मस्ट को तोड़ के अलग पैकेट बना दिया, ऑलवेज को तोड़ के अलग पैकेट बना दिया, इस प्रकार से पैकेट बना दिए और मल्टीपल पैकेट्स को राउटर के पास पहुंचाए। अब राउटर क्या करेगा? राउटर इसको इंटरनेट में भेज देगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि पैकेट किस रास्ते से जाएंगे, सारे के सारे पैकेट जाते जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे। मतलब इंटरनेट पे संचार जब सूचना का होता है तो वो पैकेट्स के माध्यम से होता है। कैसे माध्यम से? पैकेट्स के माध्यम से होता है। अब मैसेज पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैसेज कैसा बढ़ रहा है? पैकेट के रूप में आगे बढ़ रहा है और इंटरनेट के पास पहुंचा। अब इंटरनेट उन सभी पैकेट्स को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। क्या करेगा? डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा और डेस्टिनेशन के राउटर में पहुंचने के बाद उन सभी पैकेट्स को फिर से ऑर्डर वाइज अरेंज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्डर बिखर चुका होता है पहुंचने के बाद, क्योंकि वो किस रास्ते से कौन सा पैकेट जा रहा है पता नहीं है किसी को, पर वो पहुंचेगा और शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करके पहुंचेगा। और जब पहुंच गया तो वहां पर वो फिर से क्या होगा? रीअरेंज होगा। मतलब पूरा मैसेज जो पैकेट्स में टूटा था, अरेंज मैसेज, यहां पर पहुंचने पर अरेंज नहीं होगा, उसे रीअरेंज किया जाएगा और रीअरेंज करके तोड़ के उसे कंप्लीट मैसेज में, मतलब तोड़ के क्या, इकट्ठा करके उसे फिर से इंटीग्रेट करके उसे, मतलब मिला के उसे पूरे पैकेट्स को, वो मैसेज को फिर से क्रिएट कर लिया जाएगा। मतलब जो मैसेज हमने यहाँ पे भेजा था, सेम मैसेज पहुंच गया लास्ट यहाँ पे। अब ये इस कंप्यूटर पे रिसीव कर लिया जाएगा और ये पैकेट्स को तोड़ना और तोड़ के भेजना और टूटे हुए पैकेट्स को रिसीव करना और रिसीव करके उसे फिर से सही ऑर्डर में अरेंज करके उसे कंप्यूटर तक पहुंचाना, मतलब यहाँ पैकेट्स को तोड़ने का काम और यहाँ पैकेट्स को रीअरेंज करके फिर से कंप्यूटर के पास पहुंचाने का काम। इस काम को करने के लिए, यानी कि पैकेट्स को तोड़ के सही तरीके से भेजने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन को ये कंट्रोल करता है, ये मैसेज को पैकेट्स में तोड़ता है, तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में कहां पहुंचा देता है? कंप्यूटर के पास पहुंचा देता है। ठीक है, ये किसने किया? ये किया कंप्यूटर ने। ये किसने किया? ये किया कंप्यूटर में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ने। तो टीसीपी का काम क्या? ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना, यानी पैकेट्स को तोड़ना और उसे रीअरेंज करना और वहां जाके फिर से अरेंज करके कंप्यूटर सिस्टम पे पहुंचा देना, दूसरे सिस्टम पे पहुंचा देना। ये हो गया टीसीपी का वर्किंग मॉडल। अब टीसीपी के बाद देखिए ध्यान से, सभी बंडल एक ही रास्ते से भी जा सकते हैं और अलग अलग रास्ते से भी जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे रास्ते होते हैं, क्योंकि इंटरनेट दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है। फिर अंत में अभिग्राही पर यह प्रोटोकॉल सभी बंडल को सही क्रम में व्यवस्थित करके सूचना को फिर से उस कंप्यूटर के पास पहुंचा देता है जो कि उसे रिसीव करना चाहता है। ये काम है, ये तरीका है किसका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की वर्किंग का। लेकिन एक बात बताइए, इस पूरे प्रोसेस में अगर इंटरनेट को
भेजने वाले कंप्यूटर और रिसीव करने वाले कंप्यूटर का एड्रेस नहीं पता होता तो क्या कभी इंटरनेट काम कर पाता? एक सिंपल सी बात करिए कि अगर पोस्टमैन की बात कर लें, पोस्टमैन आपके यहां से चिट्ठी को रिसीव करता है और जिस बंदे के पास पहुंचाना होता है उसका एड्रेस भी उसके पोस्ट कार्ड में लिखा होता है। अदरवाइज पोस्ट कार्ड कभी भी पोस्टमैन नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हो, मान लो मेरा दोस्त है राहुल नाम से, ठीक है ना। अब मैं राहुल को चाहूं कि मैसेज भेजूं या राहुल को चाहूं कि क्या भेजूं, एक पोस्ट कार्ड भेजूं, तो मैंने क्या करूंगा, पोस्टमैन को अपना लेटर दे दूंगा। लेकिन अगर उस लेटर में राहुल के घर का एड्रेस नहीं लिखा होगा तो क्या कभी भी वो लेटर उसके पास तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा ना। इसलिए जरूरत क्या है, इसलिए जरूरत है, किस बात की जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि मैं राहुल के घर का एड्रेस भी लिखूं, तभी उसके पास मैसेज पहुंचेगा। तो जब ये कंप्यूटर में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मैसेज को भेज रहा होता है या भेजने का कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो जिस बंदे को भेजना है उसका एड्रेस भी उसको लिख के भेजता है, उसका एड्रेस भी उसको चाहिए होता है। मतलब जिस कंप्यूटर पे मैसेज को पहुंचना है या जिस कंप्यूटर को रिसीव करना है उसका एड्रेस सेंडर को पता होना चाहिए। और जब ये कंप्यूटर रिसीव करेगा तब इसको पता होना चाहिए कि मैसेज आया कहां से है, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा कि मैसेज कहां से आया है तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे भेजने वाला मैसेज आखिर सेंडर कौन था। तो हमेशा अपना पता, जिसको मैसेज भेजना है और जिसको मैसेज रिसीव करना है, दोनों का एड्रेस आवश्यक होता है। मतलब इंटरनेट में जुड़ी हुई हर एक डिवाइस के पास अपना एक अलग एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। जैसे आपके अलग अलग घर के अलग अलग एड्रेस होते हैं, तभी आपके पास पोस्ट कार्ड पहुंच सकता है। इन द सेम वे हर एक कंप्यूटर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी है उसको एक एड्रेस की आवश्यकता होगी, और जिस एड्रेस की आवश्यकता होती है उसी एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। इन पे हम सविस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये रहा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से जाना जाता है, आईपी एड्रेस। इन पे हम सविस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आईपी एड्रेस को समझने के लिए पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं। देखिए, जब मैंने टीसीपी आईपी मॉडल की बात की या टीसीपी और आईपी की बात की, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो हमने टीसीपी का पार्ट समझ लिया कि वो क्या कर रहा है, पैकेट्स को तोड़ रहा है और भेज दे रहा है, और रिसीव करके पैकेट्स को इकट्ठा कर रहा है और अपने पास जमा ले रहा है। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? इस प्रोटोकॉल का मूल उद्देश्य होता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल द्वारा निर्मित किए गए पैकेट्स को सही रास्ते से लेके जाना। मैंने कहा था पैकेट्स किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन पैकेट्स को सही रास्ता और शॉर्टेस्ट पाथ को, यानी कि छोटे से छोटे रास्ते को बता के पहुंचाने का काम कौन करता है? इंटरनेट। मतलब कहने की बात यह है कि पैकेट्स को तोड़ने तक का काम तो टीसीपी ने किया, अब भेज देने के बाद अब वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के हाथ में आ जाएगा, यहां से वो इंटरनेट के पास जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करेगा? वो बताएगा कि तुमको किस रास्ते से होके जाना है और मैसेज को कहां पहुंचना है। मतलब भेजने वाले से लेकर के रिसीव करने वाले तक रास्ता बताने वाला जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और भेजने के लिए पैकेट्स को तोड़ने वाला और रिसीव करने के लिए पैकेट्स को तोड़ फिर से रीएडजस्ट करने वाला या ऑर्डर में, सही ऑर्डर में अरेंज करने वाला बंदा जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल है। और जो क्या कर रहा है, मैसेज को सही रास्ते से लेके जा रहा है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या? मैसेज को सही रास्ते से लेके जाना, क्योंकि प्रत्येक पैकेट में टीसीपी प्रोटोकॉल द्वारा अधिकारिक कंप्यूटर का एड्रेस दिया होता है। देखिए, हर एक पैकेट जब बनाया जाता है किसके द्वारा? टीसीपी के द्वारा, तो वो एड्रेस भी जहां भेजना है उसका एड्रेस भी हर एक पैकेट में डाल देता है। मतलब जैसे ये पैकेट्स टूटे ना, ध्यान से देखिए, छोटे छोटे पैकेट्स जब टूटे तो इन पैकेट्स में जहां इनको पहुंचना है उस कंप्यूटर का भी एड्रेस डाल दिया जाता है। अब आईपी वो एड्रेस देखेगा और उस एड्रेस को इंटरनेट के पास पहुंचा के उसको जिस लोकेशन में पहुंचना है उस कंप्यूटर के पास, जस्ट अ मिनट, उस कंप्यूटर के पास पहुंचा देगा, उस कंप्यूटर के पास पहुंचा देगा। तो इस तरीके से वर्क करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। टीसीपी का काम क्या? पैकेट्स को तोड़ना, सही ऑर्डर में भेज देना, सही रास्ते से लेके जाना और सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये काम है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। और वो वहां पर जब पहुंच जाएगा मैसेज, तब फिर से टीसीपी काम करेगा और उसे रिसीव करके कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। ये काम हो गया टीसीपी और आईपी मॉडल का। अब बात करते हैं अगर हम आगे, तो अगला पार्ट हमारे पास क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए मैंने बताया था आपको कि हर एक सिस्टम का जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसके पास अपना एक एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर एड्रेस ही नहीं होगा तो मैसेज भेजने में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने आपको पोस्ट कार्ड का एग्जांपल दिया था कि जब आप चिट्ठी या पाती लिखते हो तो आप उसमें जिसको भेज रहे होते हो उसका पता लिखते हो। जब आप कभी भी किसी को मेल भेजते हो तो जिसको भी मेल भेजना चाहते हो उसका एड्रेस लिखते हो।
इसी प्रकार से इंटरनेट में भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमेशा सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होना जरूरी है। इसलिए इंटरनेट से जुड़ी हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होना जरूरी है। और इसी एड्रेस को हम जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से। किस नाम से? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में ही एक पार्ट आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ध्यान से देखिए, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस को एक पता यानी कि एक एड्रेस प्रदान किया जाता है जिसे आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। यह पता मूलतः दो प्रकार का होता है, एक IPv6 और दूसरा एक IPv4 और दूसरा IPv6 होता है। ठीक है, हम दोनों के बारे में विस्तृत तरीके से IPv4 एंड IPv6 दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक चीज हमने इंटरनेट की कार्य पद्धति पढ़ ली कि एक क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे काम करता है। यहां पर आप दो सर्वर देख सकते हैं, एक फ्लिपकार्ट का और एक गूगल का। नाम भी मैंने लिख दिया है, एक फ्लिपकार्ट का सर्वर मान लीजिए, एक गूगल का सर्वर मान लीजिए। ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और इनके माध्यम से लोगों को अलग अलग सर्विस मिलती है। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब मैंने यही बताया कि इसमें हर एक क्लाइंट का भी अपना एड्रेस होना चाहिए और हर एक सर्वर का भी अपना एक एड्रेस होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला पार्ट है IPv4 या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फोर्थ वर्जन में क्या था? इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला प्रमुख संस्करण IPv4 था, जो संस्करण 4 के नाम से यानी कि वर्जन 4 के नाम से जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर 1981 में, कब? 1981 में आया था। किसने बनाया था? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था या उसके द्वारा घोषित किया गया था। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला एड्रेस यही है। आजकल जितने भी इंटरनेट वेबसाइट्स वगैरह हैं, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, सबको या सबके सिस्टम में लगभग यही एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। मतलब वर्तमान में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा आईपी सिस्टम है? IPv4 यानी कि आईपी वर्जन 4। अब इसकी खासियत क्या है? पहले तो ये जानिए कि इसे लिखते कैसे हैं। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में आता है। इस एड्रेस को 0 से 255 अंकों के 4 समूहों में 3 डॉट से पृथक करके लिखा जाता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो 192.168.1.0, मतलब ये जो नंबर होंगे, ये सारे नंबर 255 से छोटे होंगे या 255 के बराबर होंगे। 0 से 255 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है और इन्हें 3 अलग अलग डॉट से पृथक किया गया है। 3 अलग अलग छोटे छोटे डॉट से पृथक किया गया है। दोनों एड्रेस में आप देख सकते हैं, ये दोनों आईपी एड्रेस है। मतलब आईपी एड्रेस क्या होता है? नंबर्स का समूह होता है जिसमें 3 जगह डॉट लगे होते हैं। और नंबर्स कहां से कहां तक? 0 से 255 तक। कितने नंबर हैं? 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर। हर जगह 1 2 3 4 नंबर, लेकिन 255 से ऊपर नहीं जाएगा। इसकी अगर आकार की बात करें, देखिए ये क्या होते हैं? नंबर्स मेमोरी में मेजर किए जाते हैं और मेमोरी का आकार कितना ये यूज करते हैं? 32 बिट। बिट क्या होता है? आप जानते हैं बाइनरी सिस्टम को 1 0 1 0 0 0 इस फॉर्म में हम पढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, 1 और 0। जब हम एक नंबर स्टोर करते हैं जितनी स्पेस में, उसे हम कहते हैं 1 बिट। जब मान लीजिए ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं तो इनको स्टोर करने के लिए हमें 2 बिट स्पेस चाहिए होगी। अगर मान लीजिए 1001 लिखा है यानी कि हमारे पास 5 बिट है, तो हमें स्पेस 5 बिट की चाहिए होगी। इसी प्रकार अगर इस एड्रेस की बात करते हैं तो ये 32 बिट का होता है और जितने बिट का होता है उतने ही 2 की पावर आईपी एड्रेस उसकी क्षमता होती है। मतलब 2 की पावर 32 एड्रेस ये बना सकता है। 2 की पावर 32 एड्रेस ये क्रिएट कर सकता है। कौन सा? IPv4। मतलब एक साथ अगर इंटरनेट में डिवाइसेस जुड़ सकती हैं तो कितनी डिवाइसेस जुड़ सकती हैं? 2 की पावर 32 डिवाइसेस। हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में जब आज हर एक चीज इंटरनेट से जुड़ती जा रही है, वर्तमान संदर्भ में जब हर एक चीज इंटरनेट से जुड़ती जा रही है, तो समस्या ये आ रही है कि एक साथ 2 की पावर 32 से ज्यादा एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा संख्या में डिवाइसेस एक साथ इंटरनेट से जुड़ सकती हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्तमान में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा में, तो वहां पर हम वस्तुओं को भी इंटरनेट से जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट्स को भी जब हम या वस्तुओं को भी जब हम इंटरनेट से जोड़ने लगते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है कि बहुत सारी डिवाइस ऐसी हो जाएंगी जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगी। इसलिए जरूरत है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो कैमरे हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं, टेलीविजन है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, कंप्यूटर मोबाइल तो ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड थे, आजकल तो फैन वगैरह भी इनसे कंट्रोल किए जाने लगे हैं।
इसका कहने का मतलब ये है कि लगभग हर एक वस्तु जब हम इंटरनेट से चलाने लगेंगे और स्मार्ट वर्क करने लगेंगे तो इस कंडीशन में 2 की घातें 32 से ज्यादा डिवाइस एक साथ इंटरनेट से जुड़ जाएंगी और इसलिए हमें एड्रेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब जब हमें एड्रेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो हम उसे फुलफिल कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो एक आवश्यकता है। अब उस आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक नया संस्करण बनाया इंटरनेट प्रोटोकॉल का जिसे IPv6 कहा गया या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कहा गया। ठीक है, अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की खासियत क्या थी, ये ज्यादा मात्रा में एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान से देखते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल का दूसरा प्रमुख संस्करण IPv6 था जो कि संस्करण 6 के नाम से जाना जाता है। इसे 1998 में उसी के द्वारा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा ही घोषित किया गया था। इसने क्या किया, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती जनसंख्या के लिए यह आवश्यक हो गया था कि अधिक मात्रा में आईपी एड्रेस प्रदान किए जाएं और इसीलिए इस आवश्यकता की पूर्ति को IPv6 लाया गया। इसकी खासियत क्या है, IPv6 की एड्रेस क्षमता सीमित है, सॉरी IPv4 की एड्रेस क्षमता सीमित है, इसलिए IPv6 नामक एक एड्रेस बनाया गया जिससे इस समस्या का निदान किया जा सके। अब चूंकि इंटरनेट की बात है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंटरनेट से जुड़ने जा रहे हैं, इसलिए 2 की पावर 32 से ज्यादा हमें कितने क्या चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, क्योंकि इंटरनेट में जुड़ी हुई हर एक वस्तु का एक अपना पता होता है और जब हमारे पास पता खत्म हो जाएंगे या एड्रेस खत्म हो जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा एड्रेस चाहिए होंगे ना, इसलिए हमने वर्जन 6 की शुरुआत की। वर्जन 6 की खासियत क्या है, पहली बात तो जहां वो 32 बिट का था, इसके आकार कितना है, 128 बिट। अब 128 बिट है तो एड्रेस क्षमता 2 की पावर 128 आईपी एड्रेस होगा, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसकी एक खासियत और है, इसका निरूपण हेक्साडेसिमल में होता है। किसमें होता है, हेक्साडेसिमल। अगर हम आईपी वर्जन 4 की बात करें तो उसका निरूपण किसमें था, हेक्साडेसिमल की जगह पे हम डेसिमल नंबर का यूज कर रहे थे। एक्चुअली में वो डेसिमल भी नहीं, ऑक्टल नंबर थे। बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर का यूज कर रहे हैं जिन नंबर में ABCD भी एंटर कर जाती है। एग्जाम्पल 200A 00A8 D23S 008B 0001 B342 D102 0576। अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 समूहों में नंबर्स को शॉर्ट कॉलन के द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब टोटल कितने समूह होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इनको डिवाइड करने के लिए जो बीच में डबल बिंदी लगाई गई है, जिसे आप हिंदी में विसर्ग चिन्ह के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसे कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। तो इसे कॉलन से पृथक किया गया है, या सिंपल सा अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो विसर्ग के चिन्ह से इसे पृथक किया गया है। ये IPv6 यानी IP वर्जन 4 या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, जो एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है। और इसका काम क्या है, हर एक अलग डिवाइस का अपना अलग एड्रेस होना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मॉडेम की सहायता से जब व्यक्ति किसी सर्वर से जुड़ता है, बात समझना। अब जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो तो जैसे ही आपने इंटरनेट स्टार्ट किया, अगर मोबाइल में हो या कंप्यूटर में, एक मॉडेम के माध्यम से जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़े, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला, जैसे मान लीजिए जियो हो या एयरटेल हो सकता है या VI हो सकता है, आप किसी भी सर्वर का यूज कर सकते हैं या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको तत्काल एक अस्थायी IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा कि आपके कंप्यूटर को एड्रेस दे दिया जाएगा। बिना एड्रेस के आपके कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ ही नहीं सकता है। और जैसे ही वो एड्रेस मिल गया, यही अस्थायी IP एड्रेस को डायनेमिक IP एड्रेस कहा जाता है या DIPA। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाते हैं, इसे डायनेमिक IP एड्रेस कहा जाता है, जो इंटरनेट के संचार में मदद करता है। मतलब जैसे ही आपने इंटरनेट को कनेक्ट किया किसी भी कंप्यूटर के साथ, वैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक IP एड्रेस दे देगा और इसी का तो वो चार्ज लेता है। जैसे जियो में आप जब तक पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको इंटरनेट सर्विस नहीं मिलती है। क्लियर है, तो ये बात हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं आगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ लिया और इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ लिया। इस नए वीडियो में आगे हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो है और कई सारे प्रोटोकॉल, जिनमें से पहला पार्ट है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या कि SMTP। SMTP का काम क्या है, ध्यान से देखिए। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल को भेजने के लिए प्रयुक्त सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल SMTP के नाम से जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप smtp.com नामक एक वेबसाइट इसी प्रोटोकॉल पर आधारित ईमेल सेवा प्रदान करती है। SMTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ये क्या करता है, बेसिकली ईमेल भेजने के लिए
जब हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, ध्यान रखिएगा, ईमेल को भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए नहीं। तो ईमेल को भेजने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है? वो प्रोटोकॉल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि मेल सर्विस में जिस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं एसएमटीपी है। और ये पेपर में कई बार आ चुका है, और ये केवल पीएससी के पेपर में नहीं, व्यापम वगैरह के पेपर में, एसएससी के पेपर में कॉमन क्वेश्चन माना जाता है। बहुत छपके इसका फुल फॉर्म आता है। अगला पार्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान से देखिएगा, जब आप कभी भी वेबसाइट चलाते हैं ना, जब कभी भी आप क्या करते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, तो उसमें वेबसाइट को चलाने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आविष्कार टिम बर्नर ली ने किया था। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा जैसे टेक्स्ट है, इमेज है और मल्टीमीडिया फाइलें हैं को साझा करने के लिए एक नियमों का समूह है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यानी कि वेबसाइट को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर को जिस प्रोटोकॉल को या जिस नियम के समूह का पालन करना होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वहीं पर मेल भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बात करते हैं, अगला पार्ट है, आपने देखा होगा एचटीटीपी में कभी कभी लास्ट में एस लगा होता है। अगर कोई आप अच्छी वेबसाइट खोलेंगे, भारत सरकार या एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलेंगे, तो वहां पर एचटीटीपी की जगह लास्ट में एस भी लगा होता है। एस का मतलब होता है सिक्योर्ड लेयर। सिक्योर्ड लेयर मतलब वो वेबसाइट को एक्सेस करना अच्छी बात होगी, क्योंकि वो वेबसाइट पे एक्सेस करना सिक्योर्ड है, आपका डेटा सेफ रहेगा। और ट्रांसमिशन जब भी करेंगे, आप वहां से कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे या आप कोई फाइल उसको भेजेंगे, दोनों जगह पर डेटा आपका सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर्ड लेयर लगाई जाती है। जब भी आप वेबसाइट चलाएं तो वेबसाइट में ध्यान से देखें, एचटीटीपी के साथ एस मिलना जरूरी है। अगर एस मिलता है तो वेबसाइट अच्छी है, अगर एस नहीं मिलता है तो वेबसाइट अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगला पार्ट क्या है हमारे पास? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने पहले ही देखा, जब हमने मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया तो वो मेल भेजने के लिए था। फाइल भेजने के लिए हम यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एफटीपी। यह एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी के अंतर्गत काम करता है। और इसका बेसिकली उपयोग है फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, मतलब एक किसी सर्वर से क्लाइंट के पास तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना फाइल को। जैसे अगर आपको गाने डाउनलोड करने हैं, आपको मूवीज डाउनलोड करनी है, तो वहां पर आप जिस प्रोटोकॉल को आपका कंप्यूटर फॉलो करता है या आपका मोबाइल फॉलो करता है, वो प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। डाउनलोडिंग तभी होगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बिना डाउनलोडिंग नहीं होगी। मेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन वेबसाइट चलाने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन फाइल भेजने और डाउनलोड करने के लिए या फाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, एफटीपी का उद्देश्य क्या है? यह फाइलों को साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, पहली चीज। इसके बारे में क्या दिया है? एफटीपी के बारे में हमने ये तो पढ़ ही लिया था। यह फाइलों को भेजने के लिए, साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग दूरस्थ कंप्यूटरों को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। मतलब आप अपने घर में बैठे हुए कहीं बाहर दूसरे कंप्यूटर से अपने घर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, अपने घर से कहीं बाहर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं फाइल भेजने के लिए या फाइल को डाउनलोड करने के लिए। आपने गूगल ड्राइव यूज किया है ना, तो गूगल ड्राइव जो होती है वो फाइल सर्वर ही होता है, एक तरह से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे ही वर्क करता है। वो आपको फाइल की सर्विस देता है, तो उसके लिए जो नियम फॉलो करना पड़ेगा वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल, अगर हम बात करें तो सांबा सर्वर जो होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर ही काम करता है। अब सांबा सर्वर आप सर्च कर सकते हैं। मैं ये सारे एग्जांपल्स इसलिए देता हूं ताकि, जस्ट अ मिनट, मैं ये सारे एग्जांपल आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करता हूं ताकि पेपर में कभी एग्जांपल ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बने। इसके साथ साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो एक जगह एफटीपी की जगह हम एसएफटीपी का भी यूज करते हैं, यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने पर फाइल ट्रांसफर आपका सिक्योर्ड हो सकता है। मतलब कहने का कि आपकी फाइल जब रास्ते से जा रही होगी तो उसको बीच में कोई चुरा नहीं सकता है, और अगर चुराएगा भी तो फाइल कूटबद्ध यानी इंक्रिप्टेड फॉर्म में उसे मिलेगी किस सामने वाले बंदे को, जो आपकी फाइल को हैक करेगा। यानी कि आपकी फाइल की सिक्योरिटी के लिए सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ऊपर लेयर होती है जिसे सिक्योर शेल के नाम से जानते हैं, सिक्योर शेल यानी एसएसएच। यह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है क्योंकि यह ट्रांसमिशन के दौरान कमांड और डेटा दोनों को इंक्रिप्ट यानी कि कूटबद्ध कर देता है। डेटा आपका क्या हो जाएगा? इंक्रिप्टेड हो जाएगा।
मतलब एक भाषा से एक ऐसी भाषा में बदल जाएगा जो किसी को समझ में नहीं आने वाली, केवल आपके कंप्यूटर यानी आपको आने वाली है। तो जब आप इस प्रकार से डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं यानी कूटबद्ध करते हैं, तो ये करने से क्या होता है, आपका डेटा सिक्योर्ड रहता है और सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हम यही काम करते हैं। इसके अलावा जब हम बात किया जाए तो अगला पार्ट है टेलनेट यानी कि टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट होता क्या है? टेलनेट वर्चुअल टर्मिनल सेवा के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। यह एक स्थानीय मशीन को दूसरे से जोड़ने में सक्षम बनाता है। सिंपल सी बात ये कहूं कि अगर मेरे कंप्यूटर को आप दूर से कहीं से चलाना चाहते हो टर्मिनल के माध्यम से, ब्लैक स्क्रीन के माध्यम से, तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो। जैसे आजकल अगर आप ध्यान से देखें तो आप एनीडेस्क का यूज करते हैं, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इन द सेम वे आप टर्मिनल नेटवर्क नामक एक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं जो टेलनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और उसके आधार पर आप एक जगह से बैठे बैठे मतलब घर से बैठ के ऑफिस में रखे कंप्यूटर को चला सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके तो लोग क्या करते हैं आजकल, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर में बैठे रहते हैं लेकिन अपने कंप्यूटर से काम करते रहते हैं। मतलब घर में ही ऑफिस बना के और घर से बैठे बैठे काम करते हैं और ऑफिस कहीं जहां बहुत बढ़िया उनका कंप्यूटर रखा होगा उसको कंट्रोल घर से करते हैं। तो वो घर से कंट्रोल करने की यह तरीके को जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम इस्तेमाल करते हैं उसे टेलनेट कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? टेलनेट रिमोट कंप्यूटर और लोकल कंप्यूटर दोनों को जोड़ता है। लोकल कंप्यूटर जो आपके घर में रखा हुआ है, रिमोट कंप्यूटर जो आपके ऑफिस में रखा हुआ है। तो आप घर बैठे ऑफिस के कंप्यूटर को चलाते हैं और यह टेलनेट सर्विस कहलाती है। आगे बात करते हैं गोफर प्रोटोकॉल। याद हो मैंने इंटरनेट के विकास में कहा था कि गोफर प्रोटोकॉल का आविष्कार किया गया था। इसका आविष्कार का मूल उद्देश्य था दस्तावेजों को ढूंढना। देखिए, इंटरनेट में बहुत सारी फाइलें पड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा फाइलें पड़ी होती हैं। तो उन फाइलों को गोफर प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है जिससे इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में दस्तावेजों को वितरित करने, खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कहने का कि इंटरनेट में अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर लें या फाइलों की बात कर लें तो बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पर वहां पर अगर आपको सर्च करना है, जैसे आजकल आप वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हो सर्चिंग के लिए, पहले जब सबसे पहले इसी प्रकार से सर्चिंग के लिए जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल बनाया गया था वो गोफर प्रोटोकॉल था। उसका काम क्या था? डेटा को सर्च करना, फाइल को सर्च करना, उसे ढूंढ के लेके आना और उसे सही जगह पर अपलोड करके रखना, ये गोफर का काम था। तो गोफर का काम बेसिकली फाइलों को ढूंढना है। कहां से? इंटरनेट से। आप सर्च करेंगे तो जैसे इंटर मारेंगे सर्चिंग के लिए तो जब वो प्रोटोकॉल कौन सा चलने वाला है? गोफर प्रोटोकॉल चलने वाला है आपकी फाइल को सर्च करने के लिए, आपके डेटा को ढूंढने के लिए। इसके साथ साथ अगला पार्ट है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है और ये एग्जैक्टली टीसीपी आईपी मॉडल की तरह ही काम करता है। किसकी तरह काम करता है? टीसीपी आईपी मॉडल की तरह, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरह ही काम करता है। उपयोगकर्ता डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी की बात करें, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को ही उपयोगकर्ता डेटाग्राम प्रोटोकॉल नाम दिया गया है। एक संचार प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य रूप से इंटरनेट के एप्लीकेशन के बीच कम विलंबता और लॉसलेस कनेक्शन स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब यह भी कनेक्शन को स्थापित करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। जैसे टीसीपी इंटरनेट पे हेल्प करता है वैसे यूडीपी भी काम करता है और यूडीपी आईपी प्रोटोकॉल लोग यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूडीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का ही एक विकल्प है। यूडीपी और टीसीपी दोनों ही आईपी के शीर्ष पर चलते हैं और कभी-कभी इनमें यूडीपी आईपी और टीसीपी आईपी कहा जाता है। बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जगह अगर हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं तो उसे यूडीपी कहा जाता है। और यूडीपी का भी काम इंटरनेट कनेक्शन और डेटा के संचार में पैकेट्स को कंट्रोल करना ही होता है। ये बिल्कुल टीसीपी की तरह ही काम करता है। तो हमने यहां पर इंटरनेट सर्विस कैसे वर्क करती है ये पढ़ लिया और यह भी पढ़ लिया कि इंटरनेट सर्विस की वर्किंग में किस प्रकार के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। जहां मेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेबसाइट चलाने के लिए कौन सा? हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं पर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और गोफर प्रोटोकॉल और टर्मिनल नेटवर्क इत्यादि अनेक प्रकार के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ एसएफटीपी और एचटीटीपीएस में लास्ट में एस और शुरू में एस लगाने के बाद हमने उसको सिक्योर्ड किया, डेटा को कूटबद्ध करके भेजा। और साथ ही साथ में एक चीज और हमने पढ़ा, आईपी एड्रेस, जिसमें आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में पढ़ा। आईपी वर्जन 4 की बात करें तो 32 बिट है और 2 की पावर 32 आईपी एड्रेस है। वहीं पर अगर हम IPv6 की बात करें तो 128 बिट है और 2 की पावर 128 आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की इसकी क्षमता है। यहां पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी टॉपिक में आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।